डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज प्रिय छात्रों, मैं आपको क्लास 10th का एक अनसोल्ड पेपर है जो सन 2023 में आया है, जिसका नंबर है 822 और जिसका कोड है EB। ठीक है, तो मैं समझता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये अनसोल्ड पेपर समय की थोड़ी कमी के कारण मैं आपको अनसोल्ड विधिवत नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन आगे से मैं प्रयास करूंगा कि आपको अनसोल्ड समय से कराया जाए। तो देखिए, ये क्लास 10th का 822 EB सेट है 2023 का। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि क्वेश्चन को लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्या ये है क्योंकि क्वेश्चन लिखाएंगे तो समय का अभाव होता है, समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबी हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको नंबर ऊपर इसका लिख रखा है, अनसोल्ड आपके पास होगा, आई थिंक आप उसे देख के क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी सहअभाज्य संख्याओं के युग्म है। तो आपको दिया है कि कौन सी संख्याएं सहअभाज्य। अब देखिए, सहअभाज्य बेटा क्या होता है, समझना ये। जैसे आपने देखा होगा, एक 2 है और एक 3 है। इस 2 और 3 में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ है? कुछ नहीं। तो आप कह सकते हैं वह दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसका आंसर पहले का क्वेश्चन नंबर जो पहला है, उस क्वेश्चन नंबर पहले में हमारा जो पार्ट है पहला वाला 18 और 25 सही है। ए नंबर ठीक है, 18 और 25। क्यों ठीक है? आप देख रहे हैं 18 के टुकड़े आप करेंगे, जब 18 को फैक्टराइज करेंगे तो फिर उसमें आप 18 और 25 में कोई कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। तो आप कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। 144 दिया है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 144। इसको 2 से आप कैंसिल करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सिफर करिए 36 हो गया, 2 सिफर कर दिया 18 हो जाएगा, 2 सिफर करिए 9 हो जाएगा, 3 से करिए 3 और 3 एकम 3। अब देख रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, कितने बार आया? 4 बार। तो 2 की घात कितनी हो गई बेटा? 4। और 3 की घात कितनी हो गई? 2। तो घातों का योग कितना है? 6। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है? बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन ठीक है, 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल है, दिया है x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 3, और अगला दिया है आपको 3x प्लस my बराबर 1। आपको बेटा पता हो अद्वितीय हल क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सा हल होता है? अद्वितीय। अब a1 की वैल्यू है कितनी? 1, तो 1/3 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? -2। और यह कितना है? m, तो क्रॉस मल्टीप्लाई m इज नॉट इक्वल टू -6, यानी m का मान कुछ भी हो सकता है, -6 नहीं होगा। तो इसमें आपका तीसरे का सी सही है, m इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि इसका सी पोर्शन ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, यह सो नहीं हो रहा है, m इज इक्वल टू -6 है, सॉरी। तो देखें ये -6 ठीक है, यहां से आप चेक कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखें, अगला दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18। क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 18, और अगला दिया है x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 2। इसमें कह रहा है x और y यानी इनका हल होगा। हल क्या होगा? तो ये दोनों समीकरण बेटा आप हल कर सकते हैं। हल करने के लिए इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये 2x प्लस 3y ये तो है ही,
2 से कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा बराबर 4। घटाएंगे माइनस प्लस और फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा और ये रह जाएगा यहाँ 14y बराबर कितना हो जाएगा 2। y की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए 2x प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 2 है बराबर 18। 2x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6, ये 6 हो गया। 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आंसर सही है 6 और 2। x का मान 6 y का, यानी इसका मतलब है इसका ए पार्ट ठीक है, x बराबर 6 और y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, इसका कौन सा पार्ट ठीक है, ए में क्या है x बराबर 6 और y बराबर 2। ठीक है बेटा। देखिए मैं इसको ये वैसे भी आपको जब आप एग्जाम देंगे, समझ पा रहे हैं मेरी बात के लिए, जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आप बाएं पेज पर रफ कार करेंगे, तो ये रफ जो है ये शॉर्ट में आप रफ बाएं पेज पे करें और करने के बाद फिर उसे काट दें, उसे कैंसिल कर दें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है भूल से कॉपी चेक करता है तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि बच्चे ने ये भी कर दिया ये भी कर दिया है, तो कभी कभार उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल पाते। ठीक है, तो इसमें आप गलती मत करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है। 5 में क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि k का मान बताइए, अनेक हल है x प्लस के वाई। क्या है x प्लस के वाई, जस्ट ए मिनट, x प्लस के वाई बराबर 1 है। और अगला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, कि x प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। तो आपसे कहा गया है अनेक हल है। क्या कहा गया बेटा, अनेक हल है। अब आपको पता अनेक हल में क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ कितना लिखा 1, तो 1 अपान के बराबर क्या हो जाएगा k अपान 1, यहाँ 1 लिखा है। और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 बटे माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इसी में आप कर लीजिए। के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 और के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसका आंसर सही होगा प्लस माइनस 1, यानी इसमें फिर बी ठीक है, 5वें का बी पोर्शन। ये क्या है, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम लोग। 6 में दिया गया है, 6 में दे रहा है कि 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर आपको दिया है 1/7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर 7 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, 2 इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9 और एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 3। क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस 3। चलिए तो ये प्लस माइनस 3 है, इसका सी पार्ट ठीक है, प्लस माइनस 3। कौन सा, सी प्लस माइनस 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे पर चलते हैं। पहले आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके करा दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है जरा ध्यान देंगे आप लोग। ये कह रहा है कि एक वृत्त, एक व्यास है, व्यास ए बी, वृत्त का केंद्र ये है और उसका एक सिरा ये है, तो दूसरा सिरा बताइए। यहां पर एक वृत्त है सॉरी, ये माना एक व्यास है, इसका केंद्र कितना दिया है, इसका केंद्र दिया है बेटा -2 -2 ये क्या दिया है, -2 नहीं 2 -3 सॉरी 2 जस्ट ए मिनट 2 -3। और इसमें दिया है बी का सिरा है 1,4। ये क्या है 1,4, ये पूछा, माना ये x1 y1 दूसरा सिरा आपसे पूछा गया। तो कह रहा है कि सिरे एक अंतरिक्षांक बताइए। देखिए आप लोग, ये जो है ये बिंदु क्या होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का हम कैसे निकालते हैं, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहां x की जगह कितना हो जाएगा 2, x1 कितना है x1 और x2 कितना है 1/2
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक्स में मुड़ा कितना तो 4 माइनस 1, तो एक्स में मुड़ा कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y की वैल्यू -3 है, y1 है और y2 4 है बटे 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस से हो जाएगा, y1 बराबर -6 -4, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा -10। बिंदु क्या हो गया 3, -10। अब 3, -10 का डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट ठीक है। कौन सा? डी। कौन सा ठीक है बेटा? डी पार्ट। डी पार्ट ठीक है, 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप लोग। 8वां कुछ इस तरह कह रहा है कि 3x² - 12x, क्या दिया है? 3x² - 12x, 3x² - 12x प्लस के बराबर 0। प्लस के बराबर 0 कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो के का मान बताइए। बेटा जब मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है? 0। और डी का मान कितना होता है? b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, तो बेटा बी का मान कितना है? -12 का स्क्वायर, -4, ये 3 है और ये के है बराबर 0। 12 12 144 हो जाएंगे, 4 3 12 के बराबर 144 इधर आ जाएगा, 12 के इधर ले आइए तो 12 भाग करेंगे तो कितना 12 आएगा। के का मान कितना आया? 12। तो इसका फिर कौन सा ठीक है? 12, यानी ए पोर्शन ठीक है। इसका ए वाला आंसर कितना है? 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है कि दो आकृतियां समान हैं। दो आकृतियां कैसी बेटा? समान है। कह रहा है ये, परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान नहीं। आकृति तो एक जैसी है, लेकिन वो आकार, उनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं है। तो अब जैसे माना एक वृत्त ये है और एक वृत्त ऐसे करके, समझ रहे हैं? तो आकृति तो सेम है, लेकिन क्या सेम नहीं है? आकार। इसका मतलब वो कैसे है? समरूप। कैसी आकृति है? समरूप। यानी इसमें बी पार्ट ठीक है, बी पार्ट ठीक है। कौन सा? बी। कौन सा है? समरूप। समरूप आकृतियां। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए बेटा, नोट करें एक चीज के लिए। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है, कोई दो त्रिभुज समरूप है, माना एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है। अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाए तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है, अगर इसकी ये भुजा लेंगे तो उसकी ये वाली भुजा, यानी पहली भुजा का वर्ग। पहले क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए उसमें ज्यादा लिखना नहीं चाहिए आपको। पहले त्रिभुज की संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। संगत का मतलब है अगर उसकी जो आप ले रहे हो वही उसी साइज की, मतलब उसी टाइप की दूसरी लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए इसे समकोण त्रिभुज है और ये छोटा है समकोण त्रिभुज। अगर आपने इसका कर्ण लिया तो इसका आप कर्ण ले लेंगे, इसका आधार लिया तो इसका आधार लेंगे, इसका लंब लिया तो इसका, यानी इनकी भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर के अनुपात के बराबर। तो 3/3:5 है, तो यहाँ क्या 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 3 3 9 5 25, यानी आंसर इसका सही होगा 9:25, यानी ए ठीक है। कौन सा ठीक है बेटा? ए। कौन सा है? 9:25। ठीक है। चलिए अब कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज कैसा होगा? देखिए एक आपको 3 दी है और एक 4 है और एक 5 है, त्रिभुज कैसा होगा? देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 3 का कितना? 9, 4 का कितना? 16, इन्हें जोड़ो 25 यानी इसके बराबर। इसका मतलब त्रिभुज कैसा? समकोण। कैसा बेटा? समकोण कैसा होता है कि जब एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है तो आकृति कैसी होती है? समकोण। त्रिभुज कैसा होगा?
क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर सही है समकोण। क्या ठीक है बेटा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा सही होगा? समकोण त्रिभुज। इसका नंबर कौन सा ठीक है? ए सही। अब देखें इसके बाद अपन आते हैं, कह रहा दो समरूप त्रिभुज है जिनके परमाप का अनुपात 10 और 15 है। तो बेटा परमाप क्या होता है? देखिए आप एक बात याद रखिए, जो भुजाएं होती हैं, जो भुजाओं का अगर अनुपात है, माना पहले की भुजा है, सपोज कर लें, मैं ये समझाना चाहता हूं आपके लिए, जस्ट ए मिनट। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है बेटा, आप नोट कर लें, मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज हो जाता है। देखिए पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यह अनुपात निकाला जाए तो पहले त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग, ऐसे करके, बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप बात समझ पा रहे हैं कि संगत का मतलब है अगर कोई समकोण वाली है, यानी कण है तो दूसरे की कण लेनी है, और उसका आधार है तो उसका आधार लेना है। यानी जो संगत भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है क्या? क्षेत्रफल। अगर बेटा यहां परमाप होता, पहले समरूप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा? परमाप बटे दूसरे समरूप त्रिभुज का परिमाप। अगर ऐसा होता तो पहले त्रिभुज की संगत भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, यानी वर्ग नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं कि इनका जो अनुपात है, यानी पहले त्रिभुज का परमाप और बटे पहले त्रिभुज की संगत भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, तो यहां वर्ग नहीं हुआ है। अब परमाप कितना है? 10 और 15, तो यहाँ 10 बटे अगर 15 कर लिया तो पहले त्रिभुज की भुजा A1 मान लीजिए, दूसरे की A2 मान लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, यानी 2 बटे 3 क्या आ गया? भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात कितना हो गया? 2 बटे 3। पूछा क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात। आपको मालूम है भुजाओं का अनुपात पता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी इसका सही आंसर है बी, 4:9। कौन सा? बी, 4:9। क्या ठीक है बेटा? 4:9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। देखें बेटा, 13 में क्या दिया है आपको, ध्यान दें। tan थीटा बराबर दे रहा है, tan थीटा बराबर है 8/15। आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लें ए बी और सी, और ये कोण आपका थीटा दिया है, तो लंब बट्टे आधार यानी 8/15 क्या हो जाएगा? 8/15। आप जानते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर। 15 15 225, 8 8 64, ये हो गया 289। AC बराबर आ जाएगा 17। तो 289 किसका वर्ग होता है? 17। अब इन्होंने पूछा कोसेक थीटा। क्या पूछा है? कोसेक होता है कर्ण बटे, क्या होता है बेटा? कर्ण बटे लंब, यानी 17/8। क्या हो गया आंसर? 17/8। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है 13वें में, कोसेक थीटा होगा 17/8, यानी A थी
क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट ठीक है, 17/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव जो है मैं उसको लिखा के समय आपका खराब नहीं करना चाहता। मैं कोशिश ज्यादा मैं समझता हूँ इसका जो पेपर है मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपके लिए। वैसे तो जब आपका अनसोल्ड होगा तो आपके पास खुद ही इसका नंबर मैंने आपको बता चुका हूँ, नंबर से आप इसका क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही अगर होगी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2, आपको दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी है? तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 cos में किसका मान होता है बेटा? किसका होता है? याद करिए, cos 60 का। तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया? 60, और थीटा बराबर 3 दूनी 6 यानी 20 अंश। तो थीटा की वैल्यू कितनी ठीक है? 20 अंश, यानी इसका सी सही है। कौन सा सही है? सी, 20 अंश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो परिधियां क्या होती हैं? 2πr1/2πr2। ये आपको दिया गया है इसमें 3:2। अब 2π कैंसिल, तो r1/r2 बराबर क्या होती? 3/2 हो गया। अब काय का अनुपात चाहिए? क्षेत्रफल का। तो माना पहले का क्षेत्रफल 1, दूसरे का क्षेत्रफल a2 है, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr1² पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। आप कह सकते हो r1²/r2 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग स्क्वायर को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करा दिया, होल स्क्वायर में। तो इसका मतलब 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 2 दूनी 4 यानी 9:4। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है? 9:4 यानी डी सही है। कौन सा ठीक है? डी, 9:4। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपसे कह रहा है कि एक समान त्रिज्या के 2 अर्धगोले हैं। तो आर त्रिज्या के 2 अर्धगोले, एक गोला अर्धगोला ये है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। एक अर्धगोला ये है, इसकी त्रिज्या कितनी आर है। जब इसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा, यानी ज्वाइंट का मतलब है इस प्रकार से गोला बन जाएगा। तो ये कितनी? 2πr² और ये भी 2πr² होगी। तो टोटल कितना हो गया? 4πr², ठीक है। तो इसका आंसर पहला ठीक है, ए 4πr²। ये ठीक है, ए का नाम क्या है? 4πr²। 4πr² सही, लेकिन इसमें स्मॉल आर है, इसलिए आप इसमें स्मॉल आर लिख, ठीक है, स्मॉल r²। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? पहला है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, माध्यिका भी होती है और बहुलक भी होता है, केवल मानक विचलन नहीं है। तो इसका फिर डी आंसर ठीक है। कौन सा? मानक विचलन, डी। कौन सा है? मानक विचलन, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 18 ले लीजिए। 18 में कह रहा है कि 1 से 9 तक की समान प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान बताइए। 1 से लेकर 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी संख्याएं इनका क्या चाहिए बेटा? समांतर मान। समांतर मान का सूत्र होता है, समांतर मान बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की क्या होती है? संख्या।
अब कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और कितने हो गए? 9 अंक है तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन्हें ऐड जोड़ लीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे अपन? वैसे जोड़ने का तो सिंपल तरीका होता है, लेकिन कोई नहीं। 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 10 20 30 40। ठीक है, और 40 और 5 कितना हो गया? जोड़िए 45। 45/9, 9 पंजे 5 आंसर ठीक है। कितना आंसर ठीक है? 5। इसमें कौन सा ठीक है? 5, यानी ए पार्ट सही है। ए पार्ट कौन सा? 5। उत्तर क्या होगा इसका? ठीक है बेटा, ऐड कर लीजिए। ओके, चलिए हम टू पॉइंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि माध्यिका 16 है और माध्य आपका कितना है? 15 है। तो बहुलक बताइए। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुलक क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्यिका कितनी थी बेटा? इसकी माध्यिका है 16 माइनस 2 गुणा माध्य कितना है? 15 है। 16 दिए 48, 15 दूनी 30, कितना रह गया? 18। इसमें 18 सही है। बी पोर्शन सही है इसका 18। कौन सा है बी वाला? 18 सही है। बी पोर्शन है 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया। अब आपका कौन सा रह गया? 20। तो 20 में कह रहा है कि 1 से लेकर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बताएं। देखिए, माध्यिका का हम आपको एक सिंपल फार्मूला बताना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर संख्याएं सम है, संख्या कैसी है बेटा? सम है या विषम है, तो आप क्या करें कि जितने जैसे इधर से 1 2 3 4 ये 4 संख्या खत्म कर दीजिए, तो 4 इधर से खत्म कर दीजिए। अगर बीच में एक संख्या बचे तो वो माध्यिका होगी, और 2 बचे तो जोड़ के आधा, तो जोड़ के आधा। 1 बचे तो आंसर, और 2 बच जाए, यानी सम है तो 2 बचेगी, विषम है तो 1 बचेगी। तो जो बच जाए वो जोड़ के आधी कर देंगे, 1 बचेगी तो फिर वही आंसर हो जाएगा। तो 6 और 5 11, 11 का आधा कितना होगा? 5.5। तो इसमें डी पोर्शन ठीक है, डी सही है। क्या है? 5.5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके जो 20 बहुविकल्पी थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय छात्रों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब हमारा खंडवा है। क्या है बेटा? खंडवा। कौन सा है? बा। इसमें कह रहा है, देखिए इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है इसमें 6 पार्ट है आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है का है, पहले का खंडवा के पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आपका का पार्ट। ये कह रहा सिद्ध करिए कि √5 + 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए एक बात याद रखिए आप लोग, कोई संख्या अगर परमेय है, जैसे 2 है, 2 परमेय है, 2 का वर्ग करो कितना आएगा? 4। 4 कैसी? परमेय। 5 है या 1/2 है, उसका वर्ग करो 1/4। तो याद रखिए परमेय संख्या का वर्ग सदैव परमेय आता है। कोई भी संख्या परमेय हो उसका वर्ग कैसा हो? तो सदैव परमेय आता है। अपरमेय का वर्ग भी परमेय आ जाता है। जैसे √3 है, √3 का वर्ग करो क्या आएगा? 3। तो अपरमेय का भी वर्ग कैसा हो गया? परमेय। संख्या परमेय का वर्ग भी परमेय होता है और अपरमेय का वर्ग भी कभी कभार परमेय हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जो संख्या परमेय है उसका वर्ग करें वो अपरमेय आ जाए। परमेय का वर्ग हमेशा
पर में आता है। ठीक है बेटा, तो वैसे तो इस क्वेश्चन को हार्ड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल कराना चाहूंगा कि माना 5 + √3 एक अपर में संख्या है, एक मान लीजिए इसको पर में संख्या है, एक पर में संख्या है। तो जो संख्या पर में होती है उसका वर्ग हमेशा कैसा होता है, पर में आता है। ठीक है, अब जरा 5 + √3 का वर्ग किया तो a² + b² + 2ab, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 3 और 10 √3, तो ये हो गया 28 + 10 √3। ये क्या दिख रहा है आपको, अपर में, और आपको मालूम है परमेय संख्या का वर्ग सदैव कैसा होता है बेटा, परमेय, और ये परमेय का वर्ग कैसा हो गया, अपर में। ठीक है, तो लिखिए यह एक अपर में संख्या है। कैसी है, अपर में, ये एक अपर में संख्या है। ठीक है, जबकि परमेय संख्या का वर्ग सदैव परमेय होता है, परमेय होता है। अतः यह संख्या अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? नहीं, याद रखिए कोई संख्या परमेय होती है तो उसका वर्ग कैसा होता है, सदैव परमेय होता है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं जो परमेय उसका वर्ग परमेय ना है। तो हमने माना परमेय संख्या तो इसका वर्ग कर दिया। देखिए ये एक अपरमेय संख्या है, जबकि परमेय संख्या का वर्ग सदैव परमेय होता है, अतः संख्या अपरमेय है ना कि परमेय। चलिए अब इसका खा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, खा। क्वेश्चन नंबर पहले का खा पार्ट देखिए। कौन सा पार्ट है बेटा, खा में कह रहा है ये आपसे कि कौसे बराबर √3/2। कौसे बराबर है √3/2। याद रखिए ये मान किसका होता है, cos 30 का। तो ये बराबर कितना हो गया, 30। आपसे पूछा है sin 2a का मान। किसका पूछा है, sin 2a। sin 2a की वैल्यू कितनी है, 30, बराबर कितना हो गया, sin 60। और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो sin 2a का मान कितना हो गया, √3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया पहले का खा खंड। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा, अगला गा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, गा। तो गा में पूछा है बेटा कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और उसकी आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। माना बेलन की त्रिज्या, क्या लिखी, त्रिज्या बराबर 8 और इसकी ऊंचाई आपने ले ली बेलन की h। ठीक है, तो कह रहा है, अच्छा एक बात बताइए, आयतन कितना होगा। आयतन बेटा कितना होता है बेलन का, πr²h, और वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, यानी 2 गुणा आयतन, 2 गुणा आयतन। तो 2 तो 2, आयतन कितना है, πr²h, यानी हो गया 2πr²h। अब कह रहा है वक्र पृष्ठ और उसकी त्रिज्या का गुणनफल। तो वक्र पृष्ठ गुणा क्या बेटा, त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ कितना है, 2πrh, r से गुणा करा दीजिए तो 2πr²h। ठीक है, 2πr²h। ये देखो दोनों बराबर, ये दोनों कैसी है, बराबर है। इसका मतलब क्या है,
की बात सही है। ठीक है, अतः 2 गुणा आयतन बराबर वक्र पृष्ठ गुणा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया, समझ में आया? 2 गुणा आयतन बराबर क्या हो गया बेटा, वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या। चलिए इसका घा क्वेश्चन है, कौन सा है, घा। घा में कह रहा है कि आपको इन्होंने एक टेबल बना के दिखाई है। इस टेबल में कुछ इन्होंने दिया है इस प्रकार के, इसके 5 खाने हैं। ठीक है, इसमें दिया बारंबारता, और इसमें इन्होंने दिया है वर्गांतराल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं CI। ठीक है, क्या हिंदी में कहते हैं क्लास इंटरवल, या इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता इन्होंने दी है 2 8 30, 2 8 30, 15 और 5, 15 और 5। अभी जानना चाहते हैं कि माध्यिका बताओ। क्या क्या जानना चाह रहे हैं, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसकी टेबल बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं CI, इसमें लिख देते हैं F और इसमें लिख देते हैं CF। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। F कितना है, 2 है, 8 है, 30 है, 15 है और 5 है। CF संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बेटा, 2 यही इस प्रकार से ऐड करते हैं तो 10 हो गया, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया 55, और ये कितना हो गया 60। जब इनको जोड़ेंगे तो यहां योग कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब देखें मध्यपद बराबर होता है n/2, यानी 60/2। 60/2 का मतलब है 30। अब बेटा ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये संचयी बारंबारता 40 के अंतर्गत। तो इस पे एक प्रकार से आप लाइन नुमा बना लेंगे, बात सही। अब यहां इसका जो माध्यिका वर्ग है वो ये है, तो इसकी जो निम्न सीमा होती है उसे हम कहते हैं L कितना 20, F 30। जैसे ये 30 है तो 30 किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, तो इसको F कहते हैं। इसको जो इसकी निम्न सीमा होती है उसे L कहते हैं, और इसकी ऊपर वाली सीमा होती है इसको हम क्या कहते हैं, CF। ठीक है, और H जो होती है वो होता है क्लास इंटरवल। कितना अंतर है यहां, 10 का। अच्छा, माध्यिका का सूत्र होता है ME बराबर, या M लिख लें हिंदी में, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू। ठीक लिखा बेटा, ध्यान दे लें आप। यह है 20, n/2 कितना आया 30, CF कितना है, CF लिखा ही नहीं है। CF बराबर है आपका 10। CF होता कौन सा है, इसके ऊपर वाला। ये CF बराबर कितना बेटा 10, तो यहां 10 हो गया। F कितना है 30 और H कितना है 10, तो यहां 20 प्लस ऊपर कितना बचा 20/30 गुणा 10, एक 0 काट दीजिए, 20 प्लस 20/3, तो 20 प्लस 3 से भाग करिए, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18, यानी ये हो गया 26.66 या 26.67 भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का अड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है अड़ा। देखिए क्या ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इस को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में काटता है। ये मान लीजिए ए भी एक रेखा है, यहां पर कोई बिंदु है। कौन सा बिंदु है? 1, -1, और दूसरा बिंदु है कौन सा बेटा? 4, -3। 4, -3। यहां पर बिंदु P है, ये इसको 2:3 में बांट रहा है। 2:3। इसको बेटा हम ले सकते हैं x2/2, इसको बेटा x1/1, और इसको हम ले सकते हैं m1 और इसको m2। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कुछ इस तरह होता है, x बराबर m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना? 2, x2 4 प्लस ये 3 है, और x1 कितना? -1 है, अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 -3/5 बराबर 5/5 बराबर कितना हो गया? 1। y बराबर m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बेटा m1 कितना? 2 गुणा y2 कितना? -3, और ये 3 है, और y1 कितना? 7 है, और ये कितना? 2 प्लस 3, 2 3 कितने हो गए? -6, और 7 3 21/5, 15/5 बराबर कितना हो गया? 3। अतः अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक बराबर कितना हो गया? 1,3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 4 पार्ट है। कौन सा है? 4। इसका 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4। ये कह रहा 3 बिंदु है, एक है k, -1, k, -1। अगला बिंदु है 2, 1, और तीसरा है आपका 4, 5। 4, 5, 2, 1 और k, -1। ये कह रहा दिखाइए ये बिंदु सररेख है, ये बिंदु सररेख है। तो अब बेटा मैं 1 बात आपसे सररेख पे करूंगा। जैसे क्षेत्रफल क्या चीज होती है? जैसे कोई चीज ये है, जब ये बीच में कुछ जगह कवर करेगी इसका, तो ये जगह हो जाएगी बीच में, इसका नाम क्या होगा? क्षेत्रफल। अब कोई बिंदु एक लाइन में ऐसे करके, ये केवल एक जैसे ना खेत की मेड़ होती है, तो ये क्षेत्रफल कवर नहीं करती है, उसमें कोई गेहूं नहीं होते। तो ये क्या है? एक रेखा में। तो जो एक रेखा में होता है उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। कैसा होता है? 0। अब यह लिखेंगे बिंदु A, B तथा C कैसे है? सररेख है। अतः जब सररेख है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1/2 -y3 x2/3 -y1 x3/1 -y2 बराबर कितना होना चाहिए? 0। सिद्ध करके नहीं लाना है, समझ रहे हैं? सिद्ध करके नहीं लाना है। वो कह रहा है कि सररेख है, यानी क्षेत्रफल को आप 0 लेकर चलिए। ठीक है, तो 1/2 x1 कितना है? k, y2 1, y3 5, x2 कितना है? 2, y3 5,
y1 कितना है -1 तो +1 हो गया। अब x3 कितनी है 4, y1 कितना है -1, y2 कितना है 1, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो k 2 4 और 1 -5 5 प्लस ठीक है माइनस ये भी ठीक, बिल्कुल ठीक। देखें k ये हो गया -4, ये 6 हो गया और ये -2 बराबर क्या हो गया 0। ये -4k 6 दूनी 12 -8 बराबर 0। ये -4k +4 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो -4k +4 बराबर कितना हो जाएगा 0। -4k बराबर -4 तो 4k बराबर कितना हो गया, यहाँ पे कर लीजिए 4k बराबर कितना हो गया 4, k बराबर 1। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको खंड बा, मैंने पहले तो आपको जो 20 क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव वो करा दिए बेटे। आज उसके साथ मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको दो नंबर के 6 पार्ट दिए हैं, वो भी मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया। मैं आज आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने विचार किया है कि इसको 2 पार्ट्स में मैं आपको बनाता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।